सवालों का शहर है। यमुना नदी के किनारे बसे इस शहर का गौरवशाली इतिहास है। दिल्ली का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत महापुराण में मिलता है, जहां इसका बखान प्राचीन इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी थी और आज दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हमारे देश की पहचान है। दिल्ली में कई राजाओं के साम्राज्य के उदय और पतन के साक्ष्य आज भी विद्यमान हैं। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल एवं वर्तमान परिस्थितियों का मेल मिश्रण है। दिल्ली भारत का एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र है। लाल किला, कमल मंदिर, बहाई मंदिर, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार, इसके साथ ही अमृत उद्यान भी दिल्ली की शान है। इनके अलावा इसकी शान में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के श्रेष्ठ संस्थान। वैसे तो राजधानी दिल्ली में खेती की जोत कम है, लेकिन खेती में हो रहे बड़े बड़े बदलावों के काम यही होते हैं। वही बदलाव जो बदलते समय के साथ बहुत जरूरी है। इनसे बेहतरी की उम्मीद बनी रहती है। बात हमारे देश की रीढ़, हमारी खेती की हो, इसमें उपयोगी मशीनों की हो, बुआई रोपाई सामग्री की हो या फिर अच्छी पौध की, सकारात्मक बदलाव तो हमेशा ही अच्छे होते हैं। इन परिवर्तनों का श्रेय जाता है हमारे कृषि वैज्ञानिकों के कड़े परिश्रम, सरकार के प्रयास और हमारे किसानों की जागरूकता को। हमारे वैज्ञानिकों की निरंतर यही कोशिश रहती है कि कैसे कुछ अलग किया जाए, जिससे इस जगत का विकास हो सके और किसानों की मदद हो सके। खेत की तैयारी, अच्छी गुणवत्ता वाली पौध और बीज, खरपतवार, रोग कीट प्रबंधन, यहाँ तक कि बुआई और कटाई के तरीकों तक में बदलाव की गुंजाइश होती है। और ये सब संभव भी हो पाता है वैज्ञानिकों के शोध से। देश के अलग अलग भागों में स्थित श्रेष्ठ संस्थानों में हो रहे अनुसंधानों से। ऐसा ही एक श्रेष्ठ संस्थान है राजधानी दिल्ली में स्थित, जिसकी स्थापना अगस्त 1976 में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन के नाम से की गई, जिसे जनवरी 1977 में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के रूप में नया नाम दिया गया। आज के कार्यक्रम में सफर दिल्ली स्थित NBPGR का। हमारा संस्थान विगत 45 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में समर्पित है और मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है वो पौध जो विविधताएं हैं, जैव विविधता, उनका संरक्षण और उनका उपयोग जो आने वाले समय में हमारे जो खाने की समस्या है उससे निजात पाने के लिए विभिन्न तरीके से इसका इस्तेमाल करके नई नई किस्मों का जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग लेते हैं। हमारा संस्थान 1976 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित है और पहले ये राष्ट्रीय जो अनुसंधान संस्थान है हमारा IARI, उसका एक हिस्सा था डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसको शिफ्ट करके यहाँ एक नई जगह पे स्थापित किया गया है और इसका जो प्रमुख लक्ष्य है हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है जैव विविधता में, उनका संरक्षण है। NBPGR यानी राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक ब्यूरो ICAR का अहम हिस्सा है। ये दिल्ली के पूसा कैंपस में स्थित है। अगर इसकी मुख्य गतिविधियों की बात की जाए तो इनमें शामिल हैं जनन द्रव्य संकलन, जर्म प्लाज्म एक्सचेंज, पादप संगरोध, जर्म प्लाज्म लक्षण वर्णन और मूल्यांकन, जनन द्रव्य संरक्षण, डॉक्यूमेंटेशन और मानव संसाधन विकास। NBPGR देसी और विदेशी पादप आनुवांशिकी के अन्वेषण और संग्रह की योजना बनाने, आयोजन करने, संचालन करने और समन्वय करने, फसल का लक्षण वर्णन, मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने,
आनुवांशिक संसाधनों और अन्य राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उनके उपयोग को बढ़ावा देने, पादप आनुवांशिकी पर सूचना नेटवर्क विकसित करने, अनुसंधान करने, शिक्षण और प्रशिक्षण देने, दिशा निर्देश विकसित करने और पादप आनुवांशिक संसाधनों पर जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्थापना के बाद से कार्यरत है। ब्यूरो के नई दिल्ली मुख्यालय में 5 प्रभाग, 3 इकाइयां और 1 एक्सपेरिमेंटल फार्म है और देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित 10 क्षेत्रीय स्टेशन हैं। अगर विभिन्न स्टेशनों की बात की जाए तो पहला है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। इसे वर्ष 1960 में शिमला के फागली में स्थापित किया गया था। स्टेशन का जनादेश है समशीतोष्ण फसलों का संग्रह, मूल्यांकन, लक्षण वर्णन और रखरखाव करना। दूसरा स्टेशन है राजस्थान के जोधपुर में स्थित। 1965 में काजरी परिसर में इसे स्थापित किया गया। शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों की कृषि बागवानी फसलों के लिए अन्वेषण, मूल्यांकन और बीज वृद्धि का कार्य ये स्टेशन करता है। तीसरा है केरल का त्रिचूर। इसे स्थापित किया गया 1977 में। मसालों और रोपण फसलों पर विशेष जोर देने के साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जर्म प्लाज्म के संग्रह और मूल्यांकन के लिए ये जिम्मेदार है। अगला है महाराष्ट्र के अकोला में। इसकी स्थापना हुई 1977 में। ये भी फसलों का मूल्यांकन और रखरखाव करता है। इसके बाद आता है मेघालय का शिलोंग का संस्थान। इसकी स्थापना हुई 1978 में। सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषि बागवानी जर्म प्लाज्म के संग्रह और मूल्यांकन में ये शामिल है। अगला है उत्तराखंड का भोवाली स्टेशन। इसे स्थापित किया गया 1985 में। उप उष्णकटिबंधीय और उप समशीतोष्ण क्षेत्रों की कृषि बागवानी फसलों की खोज, लक्षण वर्णन, मूल्यांकन और गुणन के लिए ये स्टेशन जिम्मेदार है। अगला है ओडिशा का कटक स्टेशन। CRRI परिसर में 1985 में इसे स्थापित किया गया। इसका जनादेश है चावल के जर्म प्लाज्म पर मुख्य जोर देने के साथ पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कृषि बागवानी फसलों की खोज करना। अगला है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित। इसे स्थापित किया गया 1985 में। कीट और रोगजनक मुक्त सामग्री के तेजी से प्रत्यावर्तन के साथ साथ जर्म प्लाज्म की संगरोध निकासी में ये संलग्न है। आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों की कृषि बागवानी फसलों के लिए अन्वेषण, मूल्यांकन और बीज वृद्धि का ये कार्य करता है। अगला स्टेशन है झारखंड के रांची में स्थित, जिसे स्थापित किया गया 1988 में। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उष्ण कटिबंधीय फलों और अन्य खेतों की फसलों के जर्म प्लाज्म के मूल्यांकन और रखरखाव के लिए ये एक मुख्य केंद्र है। 10वां स्टेशन है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। 1988 में इसे स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर क्षेत्र की समशीतोष्ण फसलों के कृषि बागवानी जर्म प्लाज्म की खोज, संग्रह और रखरखाव के लिए ये स्टेशन जिम्मेदार है। हमारे संस्थान में 5 प्रमुख विभाग हैं और जो पहला विभाग है वो एक्सप्लोरेशन का है। आप जानते हैं कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भारत में जैव विविधताएं बहुतायत से भरी पड़ी हैं और भारत एक प्रमुख सेंटर है जो ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स का। तो वहाँ पे हमारे एक्सप्लोरेशन यूनिट के लोग जाते हैं, बहुत ही दुरूह इलाकों में ट्रैवल करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में खास तौर से वेस्टर्न घाट में जहाँ जैव विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे नई नई किस्मों को पहचानते हैं और उसको ले आकर जीन बैंक में संरक्षित करते हैं। मुख्य तौर पे अगर हमारे संस्थान की कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, जो कि एक हेडक्वार्टर के साथ साथ 10 क्षेत्रीय केंद्रों तक है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में हमारे 10 क्षेत्रीय केंद्र हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता में संवर्धन का कार्यक्रम लेके आगे बढ़ते हैं। आने वाले दिनों में विदेशों से आयात होने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी संख्या निरंतर कम होगी
भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हमारा संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जानते हैं पौधे धरती पर जीवन का आधार हैं। पौधे ही ऐसे जीव हैं जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थों में बदलने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं। पौधे सभी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। कृषि पौधों की विविधता के पोषण और उपयोग के साथ लाखों लोगों को खिलाने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बात करें पादप आनुवांशिक संसाधनों की, तो वर्तमान उपयोग और नई विकसित किस्मों की प्रजनन या वानस्पतिक प्रसार सामग्री और अप्रचलित किस्मों को पादप आनुवांशिक संसाधन या PGR कहा जाता है। इसमें हमारे सभी कृषि फसलें और उनके कुछ जंगली रिश्तेदार शामिल होते हैं, क्योंकि उनमें मूल्यवान गुण होते हैं। इन्हीं के संरक्षण के लिए NVPGR में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि इनके संरक्षण की जरूरत क्यों है? पादप संगरोध विभाग की हेड हूँ और हम यहाँ पर कई स्पेशलाइजेशन के लोग काम करते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, वायरोलॉजी, निमेटोलॉजी, वीट साइंसेस। सभी लोग एक साथ मिलके जो भी विदेश से बीज व पौधे वगैरह आते हैं अनुसंधान के लिए, उन सभी को हम एग्जामिन करते हैं और उसमें जो भी हमें विदेशी बीमारियां या कीड़े या कीटाणु मिलते हैं, उन सभी को हम साफ करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सके। अन्यथा अगर हम साफ नहीं कर पाए तो हम उसे रिजेक्ट करके उसे जला देते हैं, ताकि वो सारी बीमारियां हमारे देश में ना आए, वो सारे कीड़े हमारे देश में ना प्रवेश कर सकें। और इस तरह हम बाहर की बीमारियां जो कि वहाँ पे करोड़ों रुपयों का नुकसान करती हैं, उनको हम रोकते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे किसान भाइयों की सभी फसलें सुरक्षित रहें और उनमें कोई बाहर की बीमारियां ना आ सकें। और अच्छा सिर्फ बीज ही जो कि हेल्दी हो, जो कि उपजाऊ हो, जो कि न्यूट्रिशनली बढ़िया हो, वही हमारे किसान भाइयों को मिले, यही हमारी कोशिश रहती है। PGR पौधों की आनुवांशिक विविधता का एकमात्र स्रोत है, जो फसल की किस्मों को चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक मूल्यवान गुण प्रदान करता है। बदलती जलवायु परिस्थितियों या बीमारी के प्रकोप के कारण आजकल दिखने में बेकार लगने वाले लक्षणों वाला एक व्यक्तिगत जीनोटाइप कल अचानक आवश्यक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है PGR संरक्षण की,
और लुप्तप्राय और व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों के आनुवांशिक गुणों के संरक्षण के लिए जनन द्रव्य संरक्षण सबसे सफल तरीका है। जर्मप्लाज्म संबंधित पौधे में मौजूद सभी जीनों के लिए एक जीवंत सूचना स्रोत है, जिसे लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सकता है और भविष्य में जब भी आवश्यकता हो इसे पुनः उत्पन्न भी किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर संध्या गुप्ता है और मैं यहाँ टिश्यू कल्चर क्रायो प्रिजर्वेशन के OIC हूँ और प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स जो हैं उनका कंजर्वेशन करते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से, जो कि हम मीडियम टर्म कंजर्वेशन और एक्टिव जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। इस विधि का ये फायदा है कि इसमें जर्मप्लाज्म स्ट्रेस में नहीं रहता और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुरंत अवेलेबल होता है। तो हमारे पास बहुत सारे क्रॉप ग्रुप्स हैं जिसका हम जर्मप्लाज्म यहाँ कंजर्व करते हैं। अबाउट 2000 एक्सेशंस हैं हमारे पास और 40,000 कल्चर्स हैं। ये क्रॉप ग्रुप्स जो हैं वो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स, ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, बल्बस क्रॉप्स और ट्यूबर क्रॉप्स व स्पाइसेस क्रॉप्स के पौधों को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। और स्पेशल जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इन सब क्रॉप को हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग उन सब के पास है। NBPGR एक बड़ा केंद्र है जहां अनेकों जीन्स का संग्रहण किया गया है। विभिन्न उपयुक्त फसलों के जर्मप्लाज्म संरक्षण के लिए यहाँ मुख्य तौर पर जीन बैंक स्थापित किया गया है। यहाँ पर लंबे समय के लिए जर्मप्लाज्म को रखा जाता है ताकि जब भी जरूरत हो तो उसका उपयोग किया जा सके। तो आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि हमारी जो जीन बैंक है उसमें करीब 4,85,000 प्रकार की किस्मों का संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। और न सिर्फ इनका संरक्षण करते हैं बल्कि इनकी कैरेक्टराइजेशन और इनका उपयोग जो हमारे एक्टिव प्लांट ब्रीडर हैं जो राष्ट्रीय उसमें हैं वो इसका इस्तेमाल करके नई नई किस्मों का उपयोग कर रहे हैं। मेरा नाम अंजलि काक है, मैं एक प्रधान वैज्ञानिक हूँ यहाँ जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन डिवीजन में। जो ये हमारा राष्ट्रीय जीन बैंक है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। हमारे पास 4,60,000 से ऊपर की एक्सेशंस हैं और जो हमारे पास प्रजातियां हैं वो 2,108 हैं। तो ये जीन बैंक की स्थापना 1986 में हुई थी और हमने जो ये नई फैसिलिटी को ये किया है, अपग्रेड भी किया है। हमने अभी रिसेंटली 2021 में इसको अपग्रेड भी किया है। तो हमारा जो मेन कार्य है वो है कि हमें जो ये बीजों का संरक्षण करना है। तो जो भी विलुप्त होती हुई प्रजातियां हैं हम यहाँ उनको कंजर्व करते हैं। हम इन मॉड्यूल्स में जो कि दीर्घकालीन मॉड्यूल है -18 पे मेंटेन होते हैं। तो इसमें हम जो ये प्रजातियां हैं हम इनको 50 से 100 साल तक रख सकते हैं। तो यही इन प्रजातियों को यूज़ हम फिर आगे जो क्रॉप डेवलपमेंट या रिलीज वैरायटीज़ को बनाने में यूज़ कर सकते हैं और हम इन सब का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो हमें पहले बीज जब हमारे पास आता है तो हम उनको सुखाते हैं। उनका सुखाने के लिए भी हमारे पास एक वॉक इन ड्राइंग फैसिलिटी होती है। तो वहाँ पर हम उनको ड्राई करके एक एल्युमिनियम फॉइल पाउचेस में बंद करके सील बंद करते हैं वैक्यूम सीलर से। और उसके बाद हम अपना ये लॉन्ग टर्म जो मॉड्यूल्स हैं उनमें -18 में हम उनको रखते हैं। तो ऐसे करके हम बीजों को 50 से 100 साल तक संरक्षित रख सकते हैं। KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो
ब्यूरो में स्थित है एक क्रायोजीन बैंक भी। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संपदा के संरक्षण के उद्देश्य से 1996 से नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में नेशनल क्रायोजीन बैंक की स्थापना की गई है। वर्तमान में इस क्रायो बैंक के पास अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ 6 अतिरिक्त बड़ी क्षमता वाले क्रायो टैंक हैं, जो विभिन्न जर्म प्लाज्म के 30,000 से 40,000 नमूनों को समायोजित करने में सक्षम हैं। अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इस बैंक में विभिन्न फसल समूहों की 797 प्रजातियों से संबंधित 12,000 से अधिक ACC बीजों, भ्रूणों, भ्रूण अक्षों, पराग, सुप्त कलियों और जीनोमिक संसाधनों के रूप में सफलतापूर्वक क्रायो संरक्षित किए गए हैं। मेरा नाम डॉक्टर संध्या गुप्ता है और मैं यहाँ टिश्यू कल्चर क्रायो प्रिजर्वेशन यूनिट की इंचार्ज हूँ। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इस क्रायोजीन बैंक में 12,000 के करीब एक्सेशंस हैं, जो कि सीड, एम्ब्रियोनिक एक्सिस और जीनोमिक रिसोर्सेज के रूप में हैं। डिफरेंट क्रॉप ग्रुप्स जो कि वाइल्ड रिलेटिव्स हैं और कि जीन पूल कंजर्वेशन है, वो हम लोग यहाँ क्रायो प्रिजर्वेशन में करते हैं। अगर सीड्स की साइज़ बहुत छोटा है तो हम लोग छोटी वाली क्रायो वायल्स यूज़ करते हैं, और अगर सीड्स का साइज बड़ा है तो हम लोग डिफरेंट वायल यूज़ करते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन ट्यूब का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दीज आर क्रायो वायल्स वेयर वी यूज़ these can be used for the cryo preservation and अगर बिग सीड्स हैं तो हम लोग ये वाली क्रायो वायल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ की कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सप्लांट की सारी रुक जाती है, जो कि फ़ायदा करती है सीड को लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई होती हैं तो सीड जो है वो आगे ग्रोथ नहीं करता। और फिर जब इसको हमें निकालना होता है तो हम इसको थॉइंग करते हैं और फील्ड में ले जा सकते हैं, फार्मर्स को दे सकते हैं। हम लोग पॉलन का भी क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जो कि ब्रीडिंग के काम में उपयोग होता है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत क्रायो प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं, और इसके माध्यम से अभी तक लगभग 100 से अधिक वैज्ञानिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। ब्यूरो की उपलब्धियों की फहरिस्त छोटी नहीं है। वर्ष 2013 में ICAR के NBPGR में जीनोमिक संसाधन विभाग की स्थापना फसल जर्म प्लाज्म के अधिक उपयोग के लिए जीनोमिक उपकरणों का विकास करने, जीनोमिक संसाधनों का सृजन और संरक्षण करने, फसल किस्मों की आणविक रूपरेखा तैयार करने और GM पहचान के लिए आणविक निदान करने के उद्देश्यों के साथ DNA फिंगरप्रिंटिंग पर तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को पुनर्गठित करके की गई थी। तब से लेकर अभी तक इस विभाग द्वारा विभिन्न फसलों पर अहम काम किए गए हैं, चाहे उसमें शामिल आनुवांशिक विविधता आकलन हो, नए DNA मार्कर संसाधनों का विकास हो, DNA प्रोफाइलिंग हो, जीनोम अनुक्रमण और जैव सूचना विज्ञान हो, PGR अनुसंधान, जेनोप्लाज्मिक्स में जीनोमिक उपकरणों का उन्नत उपयोग हो, GM डायग्नोस्टिक्स के अलावा GM फसलों की अनाधिकृत प्रविष्टि की जांच करना हो, या फिर जीनोमिक संसाधनों का संरक्षण हो, सभी अहम हैं जीनोमिक संसाधन विभाग के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका सिंह हूँ। मैं यहाँ ICAR NBPGR में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ। मैं GM डिटेक्शन रिसर्च फैसिलिटी, जो कि ट्रांसजेनिक बीजों की टेस्टिंग के लिए है, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। इस फैसिलिटी को NABL ने एक्रेडिटेशन दी है बीजों और तेल के जांच के लिए, और इस फैसिलिटी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने भी प्रमाणित किया है एज एक रेफरल सेंटर के तौर पे। और हमारा ये जो फैसिलिटी है 2018 से प्रमाणित किया गया है बीजों की जांच के लिए। ICAR NBPGR में बीजों की ट्रांसजेनिक जांच की शुरुआत हुई 2000 में। यहाँ हमारे पास बाहर से बीज जो हैं जांच के लिए आते हैं
उसको हम सबसे पहले उनका रजिस्टर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से डीएनए निकाल के रियल टाइम पीसीआर के द्वारा उसकी जांच करते हैं कि उसमें या एक जीन जो हमारे देश में अलाउ किया गया है वो जीन है या इसमें वो जीन है जो कि हमारे देश में अलाउ नहीं किया गया है सरकार ने। तो यह जांच हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से आजकल हमारे देश में बीज आ रहे हैं, जैसे पपीते के, सोयाबीन के, जिसकी जो कि ट्रांसजेनिक सोयाबीन पपीता हमारे देश में जो अलाउ नहीं किए गए हैं। तो इनकी जांच करना बेहद ज़रूरी है कि जिससे हम अपने देश को जो कि पपीते और सोयाबीन में जो जीएम वैरायटीज़ हैं उनको ना आने दें। एनबीपीजीआर आईसीएआर का अहम हिस्सा है, जो विभिन्न फसलों जैसे किनुआ, चौलाई, बथुआ, कंकोड़ा, चिया और तिल जैसी फसलों के पोषक गुणों को समझते हुए, इनकी उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। किसानों की हर संभव मदद कर रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान कर रहा है, ताकि किसानों को हर कदम पर मदद मिल सके और अपनी खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म साथ ही सामग्री उपलब्ध हो सके। आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही यहाँ पर उन्नति के कार्य होते रहें, इसी उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही। अगले सफर में एक नए श्रेष्ठ संस्थान के दौरे की करेंगे शुरुआत।